Hello all. Today we will see one of the topics of Indian economy. Basically ये हमारा जो JPSC मेंस का सिलेबस है उसका पेपर 5 जो है उसका ये बिल्कुल पहला टॉपिक है नेशनल इनकम वाला। GDP GNP वगैरह में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो आज हम लोग उसी टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the boundary of a nation during one financial year irrespective of ownership। अब देखिए इसमें जो आपका नोट करने लायक चीज है वो ये कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की बात नहीं। फाइनल फाइनल जो कि कंजम्पशन के लिए मार्केट में जाएगा, उन गुड्स एंड सर्विसेज की। सेकेंड क्या नोट करने लायक चीज है इसमें कि ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ ए नेशन, यानी कि नेशनल टेरिटरी में प्रोड्यूस होने चाहिए। ठीक है, और हाँ, ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इनके ओनरशिप से हमें कोई लेना देना नहीं है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ओनरशिप मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि हमारे टेरिटरी में प्रोड्यूस होना चाहिए, हमारे बाउंड्री में प्रोड्यूस होना चाहिए, यही इम्पोर्टेंट है। यानी कि विद इन द बाउंड्री इम्पोर्टेंट है और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये इम्पोर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो जीडीपी कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग फॉर डिप्रेसिएशन, यानी कि एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन। अब ये डिप्रेसिएशन क्या होता है, तो किसी भी टॉपिक में आप जीडीपी पढ़ रहे हो या एनएनपी पढ़ रहे हो, एनडीपी पढ़ रहे हो, कुछ भी, नेट और ग्रॉस का यही रिलेशनशिप होता है। नेट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू ग्रॉस ऑफ दैट थिंग माइनस डिप्रेसिएशन। यानी कि जैसे अगर आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन क्या होता है, तो वो नॉर्मल जो ओवर द ईयर हमारा एसेट्स जो है, हमारा जो कैपिटल है उसमें जो वेयर एंड टियर होता है, यानी कि लॉस ऑफ वैल्यू जो होता है। जैसे कोई मशीनरी है तो उसका दाम ओवर द ईयर घटते जाता है क्योंकि यूज में होने से उसको वियर एंड टियर होने लगता है उसमें। तो इसको ये हर एक कंट्री में अलग अलग होता है, बट ठीक है, बेसिक इतना ही जानना चाहिए कि डिप्रेसिएशन इज वियर एंड टियर ऑफ एन एसेट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया हमारा जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन, एनडीपी इज जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स ऑफ ए कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ ए नेशन। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में था कि हमारे बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस होना चाहिए और वो कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है, नेशनल भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है। लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमारे कंट्री के सिटीजन होने चाहिए और इररिस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्री ऑफ ए नेशन, यानी कि हमारे ही देश में वो प्रोड्यूस कर रहे हो या विदेश में कहीं भी प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर वो हमारे देश के नागरिक हैं तो उनका जो प्रोडक्शन होगा वो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में काउंट होगा। ठीक है, इसको निकालने का ये फार्मूला है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो जीडीपी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब ये नया टर्म क्या है, तो देखिए हमारे यहाँ कुछ फॉरेन कंपनीज काम कर रही हैं, हम उनको कुछ पैसे दे रहे हैं, ठीक है, फिर हमसे कोई लोन ले रहा है ना। हमारे यहाँ जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं वो इंडियन रूपी में मनी अर्न कर रहे हैं पर उसको वो रेमिटेंस बाहर भेज रहे हैं। सिमिलरली बाहर में जो हमारे नेशनल्स काम कर रहे हैं वो हमें रेमिटेंस भेज रहे हैं, अपने कमाई का एक हिस्सा जो कि वो दूसरे देश में कमा रहे हैं। उसी तरह हम कुछ लोन ले रखे हैं, कुछ लोन दे रखे हैं। जो लोन हमने ले रखा है उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है और जो लोन हमने दे रखा है उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो ये और कुछ एक्सटर्नल ग्रांट्स भी होता है, जैसे जापान वगैरह या वर्ल्ड बैंक वगैरह कभी कभी ग्रांट्स देता है। उसी तरह इंडिया भी अपने पड़ोसी देश को, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह को ग्रांट्स दे देता है। तो इन सब का टोटल वैल्यू यानी कि इतना समझ में आ रहा होगा कि कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा है, तो इनका जो नेट वैल्यू होता है उसी को हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर प्लस साइन देख करके कंफ्यूज नहीं होना है कि जीएनपी हमेशा बड़ा ही होगा जीडीपी से, क्योंकि यहाँ प्लस है। क्योंकि अगर हम जो दे रहे हैं पैसा वो ज़्यादा है तो डेफिनेटली हमारा जो ये टर्म है ये नेगेटिव हो जाएगा। उस केस में जीएनपी जीडीपी से छोटा हो जाएगा। और अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये पॉजिटिव में आया तो जीएनपी जीडीपी से बड़ा हो जाएगा। हमारा इंडिया के केस में एनएफआईए हमेशा नेगेटिव होता है। तो एनएफआईए अगर नेगेटिव होगा तो हम समझ रहे हैं कि जीएनपी जो है हमारा हमेशा जीडीपी से छोटा ही रहता होगा। तो यही कंसेप्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो ये हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बस इसमें नेशनल टर्म इम्पोर्टेंट है और जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक टर्म इम्पोर्टेंट है। आगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? हम लोग फर्स्ट स्लाइड में देखे थे कि नेट और ग्रॉस का क्या रिलेशन होता है। तो नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रेसिएशन। तो नेट किसी भी चीज़ का हो, जैसे यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट का नेट है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रेसिएशन, दैट्स इट। बस नेट और ग्रॉस का यही फंडा है और कुछ भी नहीं। आगे देखते हैं। कुछ लोगों को मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में भी कंफ्यूजन होता है। तो मार्केट प्राइस इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि मार्केट में जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो रहा है वो होता है मार्केट प्राइस। इंपॉर्टेंट ये है जानना कि उस प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। उसी तरह फैक्टर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जानना कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूड किया हुआ होता है लेकिन सब्सिडी इंक्लूड किया हुआ रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक नया टर्म आ गया कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, लेबर और कैपिटल। जैसे हम कोई भी चीज़, मोबाइल का एक प्लांट लगा दिए तो लैंड चाहिए, उसके लिए लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए। कुछ स्कॉलर्स एंटरप्रेन्योरशिप को भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में रखते हैं। तो ठीक है, अगर 3 आप लिखना चाहते हैं लेकिन इसको भी मेंशन कर देना चाहिए। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है हमारा, है ना। तो इसमें यही है कि मार्केट प्राइस एक्चुअल प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन है, फैक्टर कॉस्ट कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी फैक्ट्री में वो सामान बनाने में हम लोगों को कितना खर्च करना पड़ा, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स तो फैक्ट्री से जब सामान निकल जाएगा तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स उस पर लगना शुरू होगा, तो इसलिए उसमें इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह हम यूज़ किए हैं किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दिया होगा। कई बार लैंड पे सब्सिडी होता है, कई बार कैपिटल पे सब्सिडी होता है, आपको सस्ता में लोन मिल जाता है कम इंटरेस्ट पे, तो वो सब एक तरह का सब्सिडी ही हुआ। या इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिल रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें ये सब्सिडीज जो है घटाया हुआ है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स तो है ही नहीं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जिसका अभी हम लोग आगे यूज करेंगे। अब देखिए जीडीपी और जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है और मार्केट प्राइस पे क्या होता है। तो जीडीपी को अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में अभी हम लोग जस्ट देखें कि इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूड किया हुआ रहता है। तो सिंपली इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस में से, सॉरी, जीडीपी अभी हम लोग ऊपर देखें कि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड किया हुआ रहता है। तो उस इंक्लूजन को हम हटा देंगे, मतलब मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम हटा देंगे और सब्सिडीज को जोड़ देंगे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडीज गवर्नमेंट दिया था लैंड, लेबर, कैपिटल में। ठीक है, तो अगर हमको फैक्टर कॉस्ट में जीडीपी निकालना है तो हमको सब्सिडीज जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो ओरिजिनली घटाया हुआ है। उसी तरह आप अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं फैक्टर कॉस्ट पे, तो उसी तरह ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, यानी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच यही रिलेशनशिप है कि फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। बस ये फार्मूला अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप ये फार्मूला जीडीपी हो, जीएनपी हो, आप अपने आप लिख पाएंगे। फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडीज इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड होता है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है जो हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद करेंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस, ये क्या चीज़ है।
तो कोई भी चीज़ का एस्टिमेट हो, जीडीपी हो, जीएनपी हो, अगर हम करेंट ईयर के प्राइस पे निकाल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एट करेंट प्राइसेस, जीडीपी एट करेंट प्राइसेस, जीएनपी एट करेंट प्राइसेस, एनएनपी एट करेंट प्राइसेस, एनडीपी एट करेंट प्राइसेस, इस तरह से। उसी तरह अगर एक बेस ईयर के रेस्पेक्ट में उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कांस्टेंट प्राइसेस बोलेंगे। जैसे कि हमारा जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डब्ल्यूपीआई वगैरह निकालते हैं तो उसका बेस ईयर जैसे 2011-12 है हमारा, तो उसी को बेस ईयर कहते हैं। तो उस ईयर को कांस्टेंट मानकर, यानी कि उस टाइम जो प्राइस था उसी के बेसिस पर हम आज का प्रोडक्ट्स का टोटल वैल्यू निकाल रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा ग्रोथ हुआ है सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से तो नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि 2011-12 में जो प्राइस था और अभी जो प्राइस है, यानी अभी जो प्राइस बढ़ गया है, सिर्फ उसी की वजह से तो नहीं कोई प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल में प्रोडक्शन बढ़ा है या सिर्फ महंगाई बढ़ा है। तो बेस ईयर होने से ये कंपैरिजन करने में हमको आसानी होता है। तो बेस ईयर कोई एक, इट इज़ ए स्पेसिफिक ईयर फ्रॉम विच इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेजर्ड और कंपेयर्ड। ठीक है, तो जैसे अभी हमारा 2011-12 है बेस ईयर, तो जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए तो वही होता है कि बेस ईयर और कांस्टेंट प्राइसेस और करंट प्राइसेस का अंतर। ठीक है, ओके, थैंक यू।